सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। इस हालिया माशी तारीख का एक अहम तरीन बजट चंद ही दिनों में पेश होने वाला है और ये बड़ा अहम तरीन बजट इसलिए है चूँकि पिछले 3-4 साल पाकिस्तान ने माशी एतबार से बड़े चैलेंजिंग गुजारे हैं। बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर थीं, ख़ासतौर पर जो माशी आदाद व शुमार हैं उसको बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत के साथ हुकूमत ने SIFC ने उस पर काबू पाया और अब हम देखते हैं कि तमाम के तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स अब अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन अभी भी एक आम आदमी की हालत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। महंगाई के बोझ तले वो दबा हुआ है और हर बार जब ये बजट आता है तो उससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि शायद एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, शायद उस पर टैक्सेस और महंगाई के बोझ को कम किया जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक्स है। खासतौर पर जो पिछले 3-4 साल की सूरत हाल है, तो ये आने वाला बजट पिछले 2-3 बजट से कितना मुख्तलिफ होगा। इसके बाद पाकिस्तान में मौशी तरक्की के कितने नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, कितनी सरमायाकारी बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आएगी, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद जो कि हमने गुज़िश्ता चंद सर्वेज़ में बढ़ता हुआ देखा है वो मज़ीद किस हद तक पूरा एतमाद हमें नज़र आएंगे। और इस बजट से मुतालिक मज़ीद भी काफ़ी सारे सवालात हैं जो हम रखेंगे आज कैसर अहमद शेख साहब के सामने, जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वज़ीर सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो बजट इस बार आएगा ये क्या माजी से कुछ मुख्तलिफ होगा, लोगों के लिए इसमें कुछ बेहतर होगा, बेहतरी की कोई उम्मीद लगाएं, या फिर कुछ मज़ीद मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ सकते हैं एक आम आदमी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बजट की जो खसूसियत है, जो पहले भी पिछले बजट में भी उस तरफ कोशिश की गई, इसमें मज़ीद कोशिश की जा रही है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ाया जाए जिससे महंगाई ना बढ़े, अमीर आदमी को या जिसकी इनकम है उसको टैक्स लगे और आम आदमी को सहूलतें दें। ये दोनों बड़ी खसूसी तौर पे इस बजट में ख्याल किया गया है और जो सहूलतें दी जा रही हैं जिससे जिस तरह आपने जिक्र किया कि क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो जो सैलरी तबका है, बहुत ज़्यादा बड़ा तबका है, उसके ऊपर इनकम टैक्स के रेट को कम किया जा रहा है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तकरीबन 5,000 लोग हैं, 5 करोड़ लोग हैं जिसमें 1 करोड़ फैमिली है, उनकी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा रहा है। सिग्निफिकेंट उसमें इंक्रीज़ हो रही है। फिर तनख्वाहों में भी मुनासिब इजाफा किया जाएगा और उसके बाद जो डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो भी पिछले साल से काफ़ी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर जो कि आम आदमी के तरक्याती प्रोग्राम होते हैं उन पर ज़्यादा लगता है, तो उस प्रोग्राम को भी बढ़ाया जा रहा है पिछले साल से। तो ये रिलीफ है और भी रिलीफ के मेजर्स होंगे और मैं समझता हूँ और जो टैक्स लगाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि इनकम टैक्स के ऊपर जोर है। पिछला साल भी इनकम टैक्स हमारा जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा वसूल हुआ, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स कम वसूल हुआ जिसमें कस्टम्स का टैक्स होता है या सेल टैक्स होता है, वो आम आदमी पे उसका बोझ ट्रांसफ़र होता है। तो ये ख़ास तौर पे तवज्जो की जा रही है और फिर SMEs को हम ख़ास ख्याल कर रहे हैं इस बजट में, जिसमें कर्ज़े, क्योंकि SMEs ही इंजन ऑफ ग्रोथ है और काफ़ी बड़ी हमारे तादाद जो है जिसमें कंपनीज़ की और बिज़नेस की वो SMEs से ताल्लुक़ रखती है, तो उनके कर्ज़ों का एक्सेस जो है, बैंकों का एक्सेस, उनको कर्ज़ा नहीं मिलते, वो हम कर रहे हैं कि वो कदरे आसान हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें इस बजट का खसूसियत होंगी जिसमें आम आदमी की तरफ रिलीफ का तवज्जो ज़्यादा है। तो कैसे साहब, जो पिछले माली साल का जो एक शॉर्टफॉल रहा टैक्स टारगेट का, वो हमने देखा कि 700-800 अरब और शायद वो ये इस महीने के आखिर तक वो 900 या 1000 अरब तक भी पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा एम्बिशियस वो टारगेट रखा गया था। और इस साल तो अब ये कहा जा रहा है कि उससे भी 2000 अरब या 2200 अरब ज़्यादा का टारगेट रखा जाएगा। तो अगर ये इतना ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा जाएगा तो फिर ये डायरेक्ट टैक्स किस तरह से वसूल किया जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, जो कमी इस साल रह गई उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? अब पिछले साल जो रेवेन्यू हमारा है ना, यानी टारगेट जो टैक्स जो रेवेन्यू का है वो 9,000 से 13,000 लगभग 4,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया था IMF की तरफ से और हमारी तरफ से भी हम मुश्तरका जो बजट पेश किया गया, तो वो तकरीबन जो 40% से भी ज़्यादा इजाफा है और जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। उसके बावजूद बिल्कुल शॉर्टफॉल रह गया, 1,000 अरब रुपए की कमी है, लेकिन 9,000 से जो 12,000
अरब तक का वसूल हो रहा है वो भी 33% ज़्यादा है या 30% ज़्यादा है पिछले साल से, जो कि वसूल हो रहा है। और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगले साल अगर 12,000 से 14,000 भी किया जाएगा तो वो सिर्फ 17-18% होगा। इस साल हमने तकरीबन 28% वसूल किया है उससे पिछले साल से। तो अभी जो 17-18% होगा उसमें तकरीबन 7% तो इन्फ्लेशन देखा जा रहा है और कोई 4% हमारी तरक्की डेवलपमेंट होगी, तो 4-4.5% तो 11-11.5% तो वैसे ही वसूल होगा ना, जो कि लॉजिकल है। जो हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी या हमारी तरक्की होगी, जो डेवलपमेंट होगी, जो ग्रोथ होगी, तो बाकी जो 6-7% का इजाफा जो है वो नए टैक्सेस से या टैक्सों की बेहतर वसूली से किया जाएगा। और उस पर जैसे मैंने जोर दिया कि ज़्यादातर इनकम टैक्स के ऊपर तवज्जो है और जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। सही। तो कैसा ये हुकूमत की अभी तक की माशी कारकर्दगी पर अगर आप ज़रा एक तज्ज़िया तबसरा करें तो वो किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं, और ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ थी उनमें ये जो तब्दीली की गई पोर्टफोलियोज़ की, इसकी क्या वजह है? अगर सब बेहतर अंदाज से काम कर रहे थे, जब आप लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आए थे आप मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर थे, अभी आप चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री, दीगर मिनिस्ट्रीज़, हर जगह हमने अच्छी खासी तब्दीलियाँ देखी हैं। इस तब्दीली की क्या वजूहात थी? क्या दुरुस्त तरीके से पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, या जो अब नए लोग नए ओहदों पर आएँ वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो इस ख्याल करते हुए कि जो और बेहतर किस तरह हो सकता है। मसलन मेरा जो पास मिनिस्ट्री थी वो पहले मैरीटाइम की थी, उसमें बोर्ड इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्टर का रोल बहुत कम है। बोर्ड सारे ऑटोनमस बोर्ड हैं। और ये जो अभी मेरे पास मिनिस्ट्री है इन्वेस्टमेंट की, सारी दुनिया में सबसे कामयाब करने के लिए मुल्कों को इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बने तो ख़ुद अपने आप का वो बने हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर। वो सऊदी अरेबिया से उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इनवाइट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ आइएगा। तो उन्होंने कहा मैं तब आऊँगा, पहले आप मुझे कंडीशन ये एक्सेप्ट करें कि 1,000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन मेरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मेरे मुल्कों में इन्वेस्ट करेंगे आप जो US में। तो आप देख रहे हैं कि उनका सारा थ्रस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट ही जाके कतर में उन्होंने ली और दूसरे मुल्कों में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़े। हम भी पाकिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें तरक्की का प्रोग्राम है कि हम इंडस्ट्री बढ़ाएं और उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तो मैं बड़े ये लाइक कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो काम है, मेरी बाकी जो मेरा प्रीवियस है, क्योंकि मेरा जो रहा बैकग्राउंड उससे बड़ा मुंसलिक है। और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जब मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता हूँ। और जो नया ये गेम चेंजर हुआ ना, कुछ 4 दिनों की जो लिमिटेड वार हुई इंडिया के साथ, वो उसमें पाकिस्तान ने जो बढ़तरी हासिल की उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परसेप्शन में बड़ी खासी तब्दीली आई है। और जो लोग यानी पाकिस्तानी ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी ले रहे हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हमें तवक्को है कि इन हालात में होगी। तो इन हालात में तवज्जो थ्रस्ट यही सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे और लोकल हमारी इन्वेस्टमेंट पे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट करें। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। और हमारी इकानमी की ग्रोथ तभी है जो हम कह रहे हैं कि हम काफ़ी एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे। दुनिया के तमाम मुल्कों में जो तरक्की हुई है ना, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से हुई है। और हमारे यहाँ भी अभी आप देख रहे हैं कि जो रेमिटेंस है हमारी बहुत बढ़ रही है। और उस सिलसिले में भी यहाँ हमारे यहाँ जो वो फॉरेन वहाँ से भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो हम जो रेमिटेंस आए वो लगे इसमें, इंडस्ट्री की तरफ रुझान उसका बढ़े। हम इंसेंटिव दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये जो जितने भी SEZ हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, उन बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उनमें ये फैसिलिटी है कि किसी किस्म की कोई मशीनरी लेके आएगा तो उस पर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। और फिर 10 साल के लिए इन्वेस्टर को इनकम टैक्स फ्री होगा। फिर हम ये कर रहे हैं कि तमाम जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं
जो कि लाइसेंस देते हैं, जो परमिशनें देते हैं, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हमने बुलाया है और हमने आसान कारोबार को पुटअप किया उस बिल को नेशनल असेंबली में और फिर सेनेट में, पार्लियामेंट में। तो वो बिल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी खत्म होगी, जो हर जगह जाना पड़ता है इन्वेस्टर को, एक जगह से दूसरी जगह, और वही चीजें इजाजतें लेनी पड़ती हैं और जाके रुकावटें होती हैं, वो हम बिल को खत्म करें ताकि इन्वेस्टर को आसानी से वो इन्वेस्ट करने में सहूलत तो हो। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मल्टीप्लिकेशन है, वही चीजें एक इदारा करता है फिर दूसरा करता है। दूसरे मुल्कों में आपने रजिस्ट्रेशन करानी हो किसी कंपनी की या बिजनेस शुरू करना हो तो बिल्कुल पूरी तौर पे आपको आसान तरीके से, वही हम उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़े अरसे में आप देखेंगे वो तमाम जो मुश्किलात है इन्वेस्टर की वो खत्म होगी। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ इन तमाम सहूलतों से पाकिस्तान। तो कैसे साहब, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब बढ़ानी है आपको और इसमें जो आपका एतमाद है, ये इसकी क्या बुनियादी वजह क्या है आपके एतमाद की? क्योंकि अगर हम पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 25 साल में 2000 से 2024-25 तक कोई 49 अरब डॉलर हमारे मुल्क में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए हैं, जो एवरेज पर ईयर 1.9 बिलियन डॉलर बनता है। इसमें आप लोग का 2013 से 18 तक का 5 साल दौर भी शामिल है, फिर PDM जो 2022 से पौने 2 साल तक वो दौरे हुकूमत भी शामिल है और अभी भी उसी दौर की कंटिन्यूटी आपकी हुकूमत की सूरत में। तो ये अब इस बार क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा जो पिछले 25 सालों में नहीं हो सका कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पर ईयर एवरेज बढ़ेगा? ये बड़ा अच्छे सवाल है आपका। देखिए यही डिफरेंस है, मैंने आपको पहले गिनवाया भी कि जो तमाम हम मुश्किलात दूर कर रहे हैं, यानी जो इजाज़तें थी या लाइसेंस थे या परमिट थे वो हम ख़त्म कर रहे हैं। वो और तमाम ये आसान हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट कर, ये पहले नहीं थी ना, तो अब हम इसको कर रहे हैं। दूसरा ये जो जिस तरह मैंने कहा कि SEZ में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में जो ज़मीनें दे रहे हैं और जिसमें बहुत ही सहूलतें हैं, जिसमें ना मशीनरी पे टैक्स है और ना ही इनकम टैक्स है, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। और फिर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का परसेप्शन है वो चेंज हुआ है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं हम। वो मामलात काफ़ी तेज़ी से यही चीज़ें होती हैं किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की। आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका में भी हमारा अभी रिसेंटली डेलीगेशन किया, उन्होंने जो टैरिफ लगाया था पाकिस्तान के लिए, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका की जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, वाहिद शायद मुल्क है, ये चंद मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था और टैरिफ लगाया था, तो हम टैरिफ को कम करवाने के लिए हम वहाँ से भी कुछ माल इंपोर्ट करेंगे और ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबियन इन्वेस्टमेंट, इवन यूरोप की इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली ये जो बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं उनमें काफ़ी कंपनियाँ इंटरेस्ट ले रही हैं। ख़ुद बैरक गोल्ड यहाँ तशरीफ लाए और काफ़ी उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट है। पोटेंशियल हमारे यहाँ था, हम इसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके और मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अश्योर करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि तब्दील होगा। मेरा देखिए मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, मैं सारी ज़िंदगी क्योंकि मुख्तलिफ़ चैम्बर्स में मेरी फैमिली रही और मुख्तलिफ़ बिजनेसेस में हम रहे, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि बिजनेसमैन का बड़ा मेरे साथ क्लोज लाइजन है, मुख्तलिफ़ चैम्बरों से मेरा इंटरेक्शन है और बिजनेसमैन आसानी महसूस करता है मेरे से बातचीत करके और जो इन्वेस्टमेंट का फ़रोग़ है उसको उसके लिए काम करने के लिए। तो कैसे साहब, फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी की जो ज़ाहिर मुश्किलात हैं वो और चैलेंजेस हैं वो आप बड़ा बेहतर समझते हैं, चूँकि बहुत करीबी आपका उनसे ताल्लुक़ रहा है और आप भी उन्हीं में से हैं। तो अब ये जो इस वक्त जो एनर्जी टैरिफ है उसके इश्यूज़, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट पर जो डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की कि उसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, वो अभी तक डिसीजन नहीं लिया जा रहा, जबकि वो फिस्कल स्पेस हमें इस वक्त दिखाई भी दे रहा है, वो आसानी के साथ हो भी सकता है। तो जो ड्यू रिलीफ है बिज़नेस कम्युनिटी का एनर्जी टैरिफ की मद में या इंटरेस्ट रेट की मद में, वो अभी तक क्यों उन तक नहीं मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए जहाँ तक तो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है बैंक का, वो तो एक साल में 22% से 11% हो गया।
इसी रेट कम हो के ना और फर्दर सिंगल डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम है तो वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। और दूसरा बिजली के जो रेट हैं उसमें आपने देखा कि ये जो काफ़ी सोलर से बहुत ज़्यादा लोग बिजली हासिल कर रहे हैं और वो बड़ी कंपैरेटिवली कम्पिटिटिव है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी, पावर के रेट भी कम होंगे। हुकूमत बड़ी फुल तवज्जो, मियाँ शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट और मिनिस्टर जो पावर के हैं वो काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं और पावर के रेट भी, बिजली के रेट भी कम होंगे। तो यही बातें होती है जैसे आपने कहा ना, सहूलतें। और हमारे यहाँ ये बिल्कुल दो बॉटल नेक हैं और इससे कोशिश हो रही है कि दोनों की तरफ खातिर खा बेहतरी हो ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट में रुझान और बढ़े। सही, लेकिन अब जिस तरह बिजली की कंपनीज़ को ये सब्सिडीज़ दी जा रही हैं अरबों रुपए की और पब्लिक के टैक्स के पैसे से, तो अब ये इस पर भी ज़रा हुकूमत को थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक को 7 साल के लिए मल्टी ईयर टैरिफ की मद में 320 अरब रुपए मंजूर कर दिए नेपरा ने। वो क्या पावर डिवीज़न उस फैसले को चैलेंज कर चुका है, लेकिन ये इस तरह की अगर सब जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है उसका ऐसे बेदरीग इस्तेमाल होगा तो फिर हमारे यहाँ तरक्याती काम, हमारे बजट की मुश्किलात वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। सही आप कह रहे हैं, ये मुश्किलात हैं जिसको पूरी तवज्जो से कोशिश की जा रही है, उसका हल निकाला जा रहा है। प्राइवेट कंपनी हैं और प्राइवेट कंपनी का जो है वो आप बाद औक़ात उनको जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन तमाम मामलात में काफ़ी तवज्जो की जा रही है। बड़ी हुकूमत की पूरी तवज्जो है। जो कोई गलतियाँ हुई कुछ पहले हुकूमतों से भी और हमारी भी पिछले दौर की हुकूमतें थी उसमें, लेकिन ये पॉलिसीज़ को बेहतर किया जा रहा है और हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादातर जोर दे रहे हैं कि बिजनेसमैन, हुकूमत का काम नहीं था ना, हुकूमत ने जो भी इसमें काम किया उसमें कोई नुकसानात होते रहे ना, तो उसको कमी करने की तरफ और हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पूरी तवज्जो कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े और कारकर्दगी में इजाफा हो। लेकिन कज़्ज़ब हमने ये अभी जो के इलेक्ट्रिक है उसमें तो 25 से 26% अभी भी हुकूमती शेयर्स मौजूद हैं और हम देख रहे हैं हुकूमत ने कितनी कोशिश की IPPs को मनाने में और वहाँ से जो हमारी इजाफी पेमेंट्स आ रही थी उनको ख़त्म करने में ताकि जो इजाफी बोझ था वो कम हो सके। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक पर कोई ज़रा कोई ख़ास मेहरबानी रहती है। उनका टैरिफ भी आप देखें कि पूरे मुल्क में 35 रुपये फ़ी यूनिट का टैरिफ है। हम यहाँ कराची में 40 रुपये फ़ी यूनिट, चूँकि आप भी कराची में बहुत टाइम आपने बहुत वक्त गुजारा है तो आप बेहतर समझते हैं कराची को भी, तो यहाँ हम महंगी तरीन बिजली इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है अभी? जी, आप के इलेक्ट्रिक की दुरुस्त बात कर रहे हैं। कराची में तो लोगों को बहुत शिकायतें हैं के इलेक्ट्रिक से, लेकिन क्योंकि एक मुआहदा किया हुआ है और उसमें जो भी इस्लाहात हो सकती हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया और इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी होगी। मेजॉरिटी शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी है उनके पास हैं और उसके साथ साथ उनको वहाँ पे ये भी देखिए ना, कराची में गैस की चोरी भी बहुत है। ये कुंडा सिस्टम जो है वो भी ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो जो लासेज है ना उससे फिर बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने आप को भी तो ठीक करना होगा ना, वहाँ पे लोगों को भी तो अपने आप को, अगर मुल्क को संवारना है तो सबका काम है, सिर्फ हुकूमत का तो नहीं है ना। तो लोगों को भी अपने आप को बेहतर करना होगा और जहाँ पे जिस महल्ले में, जिस जगह, जिस इलाके में ज़्यादा बिजली की चोरी होती है वहाँ पे हुकूमत को सपोर्ट करना होगा ताकि वो बिजली कम लासेज हों, क्योंकि बहुत ह्यूज जो है ना वो लासेज हो रहे हैं और उससे रेट बढ़ जाते हैं। फिर वही कंज्यूमर को नुकसान होता है या लोड शेडिंग करनी पड़ती है। ये तो इसको इम्प्रूव करने की पूरी तवज्जो है। तो कैसा ये बड़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने एक्सपोर्ट्स का, उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया, उसमें हमें अपने एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को अगर डबल करना है तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को, हमें अपने कमर्शियल सार्फिन को बड़े आसान नरखों पर, बड़े आसान टैरिफ पर बिजली की फराहमी मुमकिन बनानी होगी ताकि इंटरनेशनली वो कम्पीट कर सकें। चूँकि रीजन वाइज भी इस वक्त महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को इस वक्त मिल रही है, तो ये वाले इशूज़ सॉर्ट आउट करने की बड़ी तेज़ी के साथ ज़रूरत है अगर हमें उड़ान पाकिस्तान के टारगेट्स को विद इन टाइम अचीव करना है। ये आप दुरुस्त कह रहे, देखिए ना वो तो बात
इस पे बात हुई, लेकिन साथ साथ आप देखें दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। अब दुनिया इसके ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर है नहीं रहेगा ना, बहुत बड़ी 3000 मेगावाट सोलर बिजली लग गई है ना, और फर्दर भी विंड की एनर्जी और ये जो है ये इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तो देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी है इसमें, और ज़्यादा तादाद में हमारे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आ जाएगी, और उससे हमारे इंडस्ट्रियल जो है फैक्ट्रीज़ को भी बेनिफिट पहुंचेगा। और काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में रुझान, इवन आप देख रहे हैं कि फील्ड्स में भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी काफ़ी सोलर सिस्टम हो गया है, और ये बतदरीज बढ़ रहा है, और दुनिया में ये टेक्नोलॉजी बड़ी सस्ती हो गई है, चीपर हो गया। तो ये एनर्जी के मामलात मुख्तलिफ जगह से इसकी बेहतरी होगी और कास्ट में कमी होगी, और नई इंडस्ट्री लगेगी, उसमें उनको भी ये बेनिफिट होगा सोलर सिस्टम में। सही। तो अब कैसे, अब एक आखिरी सवाल आपकी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक कि अब अगले 6 माह में, 1 साल में जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आप इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितना इजाफा होते देख रहे हैं? ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स की हम उम्मीद लगाएं आपके आने के बाद? जी अभी तक तो इजाफा नहीं हो सका, क्योंकि तकरीबन हमारे यहाँ कोई 2.5-3 बिलियन डॉलर का पिछले 2-3 साल में हर साल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाजमी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी ठीक होगा। और इसमें हम देखिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह अंदाज़ा बता सकता हूँ कि सब्सटेंशियल परसेंटेज में 1 साल में या अगले 2-3 सालों में इजाफा होगा, क्योंकि पूरी ऑल एफर्ट है। मैंने मुख्तलिफ आपको बताया कि जो बेनिफिट हो रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है। अब एग्जैक्ट फिगर्स तो हम नेक्स्ट ईयर की जो है प्लानिंग आपके सामने आ जाएगी, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और आपको मिलेगा जो अपना नेक्स्ट ईयर का प्लान होगा या एनुअल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ बजट में इन चीज़ों का और क्लियर विजन आपके सामने होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर में इंटरनेट से सहूलियात की फराहमी को अपनाया जा रहा है और तेज़ी से टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह लेती नजर आ रही है। बेशतर शोबों में मशीनों की कारकर्दगी इंसानों से हमें खासी बेहतर दिखाई देती है, और 2030 तक 10 शोबे ऐसे होंगे जिसमें मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खामोशी से इंसानों को बिल्कुल आउट भी कर सकती है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि सिर्फ पेशगोई नहीं है, बल्कि ऐसे 10 कामों की फहरिस्त है जिसमें मसनूई ज़हानत इंसानों की मदद करने के बजाय उनकी जगह ही आ जाएगी, यानी उन्हें एक तरह से रिप्लेस कर देगी। 2030 तक सार्फिन के सवालात के जवाब जानने के लिए एआई एक बेहतरीन इंतखाब बन जाएगा। सिर्फ एक बार पूछना काफी होगा और एआई आपके मतलूबा सवालात के जवाब फौरी तौर पर हाजिर कर देगा। दूसरी अहम बात, इस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पहले ही ईमेल्स और दीगर मवाद पर काम कर रहे हैं। 2030 तक तो तमाम मामलात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होंगे और इंसान सिर्फ रिव्यू या अप्रूवल ही देंगे। फिर ऐप्स बनाना भी आसान होता जाएगा, जहां 2030 तक इंसान सिर्फ कमांड या दीगर और एआई किसी भी एप्लीकेशन का लाइव प्रोटोटाइप दिखा देगा। 2030 तक एआई आप किसी भी मीटिंग में डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से संभालने के काबिल होगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग, कॉल्स के जवाबात और नेक्स्ट ईमेल तक लिखकर तैयार करके आपके सामने पेश कर देगा। फिर 2030 तक एआई आपके ईमेलिंग को भी संभाल लेगा और जिसमें एआई सार्फिन की तरजीहात और माजी के रवैये के मुताबिक ईमेल्स बढ़ते हुए जवाबात भी ये खुद से ही तैयार करेगा और आपके सामने हाजिर कर देगा। 2030 तक हर पेचीदा चीज़ की तर्जुमानी के लिए एआई का सहारा लिया जा सकेगा, चाहे वो कानूनी मामलात हों या मेडिकल से रिलेटेड कुछ इशूज़ हों। सार्फिन के लिए एआई उनका फर्स्ट लाइन तर्जुमान बन जाएगा। अब भी एआई इस वक्त खबरों, ख़रीदारी और तफरीह के लिए सजेशंस देता है, लेकिन 2030 तक तो ये तमाम मामलात तक फैलकर हर मामले में अपनी सिफारिशात देगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाहे जिस्मानी फिटनेस की बात हो या सीखने सिखाने की हो या फिर दिमागी सेहत हो, एआई 2030 तक अपने कोचिंग टूल्स में भी इजाफा करेगा। 2030 तक मसनूई ज़हानत की ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को समझने की सलाहियत इंतहाई बढ़ जाएगी, जो किसी भी मकाम, लोकेशन और मूड को समझने का फैसला करने वाले इंजन इस्तेमाल कर सकेगी। 2030 तक एआई इंसानों की तरह बात करना, सुनना और याद रखना भी सीख जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही बात करेगा जैसे आपके दोस्त बात किया करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सवालात हैं
एक बुनियाद है कि अगर ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ तो फिर इंसानों का मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या बहुत सारे लोग अपनी जॉब से महरूम हो जाएंगे या फिर लोगों को खुद को अप टू डेट करना पड़ेगा और इसको फौरी तौर पर सीखना होगा और इसके साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा? इस पर गुफ्तगू के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हमारा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारा साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अगले 5 साल में ये बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, ये दुनिया भर में तो होंगी, क्या पाकिस्तान में भी ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनको रिप्लेस किया जाएगा बाय एआई और किया जा चुका है भी, ठीक है, बहुत सारी हैं। जैसे मैं अगर फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा दूं तो डाटा एंट्री क्लर्क्स होते हैं आपके पास जो बैंक के अंदर टेलर्स होते हैं, आपके जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, आपके कंटेंट राइटर्स हो गए, आपके जो लाइक डिज़ाइनर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो जैसे कैनवा एक छोटी सी एग्जांपल है, उसके अंदर एआई भी है। तो लाइक अब लोग कोई लोगो बनाने के लिए जो ना किसी डिज़ाइनर को एज सच नहीं हायर कर रहे होते हैं, वो खुद से भी लोगो जनरेट कर लेते हैं। सो वो ऑलरेडी मार्केट हिट हो चुकी है। बट व्हेन इट कम्स टू दैट कि जी अगर हम ये रिप्लेसमेंट हो गई है, देन व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट? तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि जी 97 मिलियन जॉब जो हैं वो बाय 2025 क्रिएट हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दैट, राइट? तो ऑलरेडी हमारी मार्केट के अंदर वो जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। चाहे आप बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, चाहे आप बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, चाहे आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर इस फील्ड के अंदर इस वक्त डिफरेंट तरह की एआई से रेलिवेंट जो है हमारे पास जॉब क्रिएट हो चुकी है। सही। तो आप हमारे साहब बताइएगा कि जो क्रिएटिविटी एस्पेक्ट होता है जो इंसानों में होता है, हर इंसान की सोच दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दो लोग अगर एक जैसा एक काम कर रहे होते हैं तो वो भी अलग अलग अंदाज से करते हैं। तो एआई टूल्स में भी ये क्रिएटिविटी एस्पेक्ट मौजूद है? वो भी टूल्स अलग-अलग सोचने समझने के काबिल होंगे या फिर अगर जिस तरह भी आपने लोगो डिज़ाइनिंग की अगर बात की तो ये एक जैसे ही लोगोज और एक जैसा ही काम हमें देखने को मिलेगा? अच्छा, पहली चीज़ तो समझने की ये है कि एआई की अपनी कोई सोच समझ नहीं है, ठीक है? इंसान की अपनी सोच समझ है, एआई की अपनी कोई सोच समझ नहीं है। एआई सिर्फ वही करता है जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप जिस तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपके साथ उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर आप उसके साथ बात करते हैं कि आप मुझे एक कंटेंट लिख के दो इन अ इवल वे, या अगर मैं किसी की वेबसाइट हैक करना चाहता हूँ या मैं डीप फेक्स बनाना चाहता हूँ, यानी कि नेगेटिव वे में मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स दो, मतलब मुझे स्ट्रैटेजी बताओ कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो वो आपको उसी तरह की स्ट्रैटेजी देगा। लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे कि मैं जो हूँ वो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी अपनी इर्द गिर्द फैलाना चाहता हूँ, तो मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट से बताओ कि वो कौन सी पॉजिटिव कोटेशंस होंगी या कंटेंट होगा जो कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो एआई आपको उस तरह का रिस्पॉन्स देगा। तो एआई की अपनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इंसान ही वही है एट द एंड ऑफ द डे इसके बैकएंड पे जो उससे अपने मतलब का काम कराता है, चाहे वो अच्छा काम कराए या बुरा काम कराए। सही। तो अब ये जो 2030 तक के लिए चंद रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, उसमें एक रिपोर्ट जिसका अभी हमने भी थोड़ा सा अपने इंट्रो में हवाला दिया, तो अब ये अगर सारे बुनियादी काम एआई पर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये काम करने वाले वो लोग जो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, फिर ये उनका मुस्तकबिल, उस पर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वो इन टूल्स को अगर सोचते समझते भी हैं तब भी उसमें मैन पावर की उन ऑफिसेज़ को या उन कंपनीज़ को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को कमी करनी ही पड़ेगी। देखिए, ये बात हम सबको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यस, एआई आ चुका है और वो हमारी जॉब्स की एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें जॉब के एस्पेक्ट में, तो वो डिस्ट्रप्शन लेकर आ चुका है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं, राइट? अगर लेट्स सपोज कि कोई ये कह दे कि जी आई एम अ डाटा एंट्री ऑफिसर और अब एआई आ गया है, अब मेरी जगह, मेरी ज़रूरत नहीं है मेरी कंपनी को, वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, देन अब वो सारी जिंदगी रोता तो नहीं रहेगा। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? असल में फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि जी 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। पीडब्ल्यूसी कहता है कि जी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 2.3 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्यों ना उनकी स्किल्स को सीखने की कोशिश की जाए। ठीक है। अब ये जो जिन सीनियर लेवल के लोगों की आप बात कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के जिन लोगों की बात कर रही हैं, तो उन्हें भी फिर ये एआई के जो बिगिनर कोर्सेज हैं, बिल्कुल स्टार्ट के जो कोर्सेज हैं, फिर वहाँ से ये स्टार्ट लेना होगा, या हर एक को जो उसकी फील्ड है, जो उसका सेक्टर है, जो उसकी एक्सपर्टी है, उसके मुताबिक कुछ एडवांस कोर्सेज भी उसके लिए ज़रूरी होंगे?
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना, लोगों का बड़ा एक मिसकंसेप्शन है अबाउट द कोर्सेज। वो मुझसे अक्सर बोलते हैं कि जी आप हमें अपने कोर्सेज जो है ना वो सेल करते हैं, आपके कोर्सेज क्या हैं। एंड आई एम द वन जिसने कभी कोई कोर्स नहीं बनाया। मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, मैंने वकीलों को भी ट्रेनिंग दी है, मैंने CSS एस्पायरेंट्स को भी दी है, एंड आई विल बी गोइंग टू डिलीवर सेशन टू द ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। मैं हर किसी के लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग बनाती हूँ, ठीक है। कोर्स क्या होता है, क्योंकि AI में डेली बेसिस पे रेवोल्यूशंस हो रही हैं, राइट, लाइक इवॉल्व हो रहा है वो डेली बेसिस पे, तो आप पुरानी आउटडेटेड चीज कैसे किसी को दे सकते हैं, ठीक है। सो कोर्सेज वाला प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो ये देख रहे हैं कि जी कोर्सेज का माइंडसेट अपने दिमाग जो है ना वो चेंज कर लें, अपडेटेड लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, C लेवल के ऊपर जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जी उनको कौन से कोर्सेज करने की जरूरत है, बेसिक की तरफ जाएं। हाँ, कोर्सेज नहीं, मैं उसको टर्म अगर देना चाहूंगी तो मैं कहूंगी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स लोगों को पता होनी चाहिए कि वो क्या है। अब C लेवल का जो बंदा है, मैं और आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि C लेवल का बंदा बैठ के कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने बंदे से जो इसका एम्प्लॉयर है उससे काम करवाना है। तो हमारे साथ जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर लोगों को अवेयर करने की, उनकी अवेयरनेस के लिए इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? गवर्नमेंट वहाँ पर इसको लोगों तक पहुँचा रही है या फिर इंडिविजुअल लेवल पर लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है? जो अब डेवलप कंट्रीज़ हैं और जहाँ AI भी इस वक्त ज़्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उनमें और पाकिस्तान में फिर इतना इस वक्त कितना आप फ़र्क देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान को लिटरली अभी बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। मैं डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात बताती हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बेसिकली, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, वो किस तरह से अपनी बातों को आगे पहुँचा रही हैं। 64% जो कि OECD की रिपोर्ट है, ठीक है, AI पॉलिसी के हवाले से 64% ऑफ गवर्नमेंट ग्लोबली AI को इम्प्लीमेंट कर चुकी है, राइट, कि किस तरह से उन्होंने अपने सिटीजन्स की सर्विसेज देनी है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एंड एवरीथिंग। इसके अलावा साथ ही साथ आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल इस वक्त सऊदीया की है, दुबई की है, जो कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं AI के ऊपर। हम जब तक AI पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसकी रिसर्च पे एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ बातें कर सकते हैं और हम लोग कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जितनी भी हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, AI के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे आर इन्वेस्टिंग। क्योंकि देखिए, एक नई चीज़ आ गई है मार्केट के अंदर, तो हमें नहीं पता कि अगर हम इसमें 3% केमिकल डालेंगे, लेट्स सपोज, या 4% कोई दूसरा A केमिकल डालेंगे या B केमिकल 10% डालेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो है ना वो रिसर्च करनी पड़ती है, राइट। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट ओन किया है विच इज़ अ बिल्ड AI नेशन। हम उस प्रोजेक्ट से क्या करें कि हमारा टारगेट है कि हम 1 मिलियन लोगों को बाय 2030 हम AI पे ट्रेन करें, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है उसमें वो अवेयरनेस के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फर्दर ओन करती है या कोलैबोरेट करती है हमारे साथ, तो जहाँ पे मैं एक अकेली बंदी चंद लोगों की टीम के साथ काम कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से वो चीज़ आप सोच सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के हर कोने में जा सकती है। So government should take a lot of steps for that. अभी जो रिसर्च पर आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? रिसर्चर्स पर इन्वेस्टमेंट होगी? रिसर्चर्स के हमें बाहर से लाने पड़ेंगे, चाइना, USA या UK वगैरह से, या हमारे मुल्क में ऑलरेडी ऐसे रिसर्चर्स मौजूद हैं कि उन पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो हम भी इस फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं? देखिए, मैं तो प्रेफरेंस दूंगी हमारे अपने लोगों को। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास ब्रेन है, जिनके पास आइडियाज़ है, जिनको पता है काम कैसे होना है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। मेरा कल ही एक पॉडकास्ट था, एक AI इंजीनियर है हमारे पास, उनके साथ, और उन्होंने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने टेस्ला का प्रोटोटाइप बना लिया था, राइट। अच्छा। बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज उसको डेफिनेटली मार्केट में वो उस तरह से नहीं लेकर आ सके, उसके ऊपर उस लेवल की वर्किंग नहीं हो सकी। सो ये चीज़ साबित करती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि क्या चीज़ें करनी है, किस तरह करनी है। सही। और अगर इस AI को एक आखिरी सवाल में हम कनेक्ट करें ज़रा हमारे ग्रोइंग सेक्टर्स के साथ, के IT सेक्टर है, हमारा माइनिंग सेक्टर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स में अगर इसको हम एफिशिएंट यूज़ करें तो इनमें कितनी तेज़ी के साथ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? एक तो वो नॉर्मल रूटीन की ग्रोथ जो ये एनुअल या मंथली बेसिस पर हमें अभी नज़र आती है, लेकिन इसमें AI कितना वैल्यू ऐड कर सकती है? अच्छा, फाइनेंस एंड बैंकिंग के ऊपर अगर बात करें तो 70% जो टास्क है बैंकिंग के,
वो आपके ऑटोमेट हो सकते हैं। आपका AI ऑडिट स्पेशलिस्ट आप रख लेंगे, आप एल्गोरिथम के रेगुलेटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल डाटा साइंटिस्ट आपके पास आ जाएंगे। तो ये 2-3 ऐसी डेजिग्नेशंस है जिन पे आप जब लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेंगे तो बहुत सारे सिस्टम आपके ऑटोमेट हो जाएंगे, राइट। इवन के AI फ्रॉड डिटेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो 11 बिलियन एनुअली बाकायदा एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन है कि हम उसको सेव कर सकते हैं अगर हम इसके ऊपर इस तरह के AI के फ्रॉड डिटेक्शन के टूल्स को भी यूज करें, राइट। और अगर हम लेट्स सपोज बात करते हैं आपका हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया 50% अगर हम बात करें तो AI पावर्ड टूल्स को आप यूज कर सकते हैं और पूरा आपका सिस्टम जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस जो आपका पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेट हो सकता है। इवन रेडियोलॉजी के हवाले से बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। इस तरह के सिस्टम दुनिया भर में ऑलरेडी आ चुके हैं कि आपका रेडियोलॉजी का आपका कोई स्कैन सामने है और आपने उस स्कैन को जो है वो AI के साथ आपने कनेक्ट किया। अब AI आपको बता रहा है कि उस इवन अगर मैं बहुत नॉर्मल सी बात करूं, एक एक्सरे आपके सामने है, उस एक्सरे में क्या क्या फॉल्ट्स हैं आपको AI बता रहा है। इवन वो उर्दू लैंग्वेज में भी आपसे बात करता है। तो अगर इस तरह की चीजें हम खुद से डेवलप कर लें तो कहीं ना कहीं अगर कोई ह्यूमन एरर होता है, डॉक्टर भी देखिए इंसान होता है, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो AI इज देयर टू हेल्प अस एक्चुअली। सो पूरी इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन लाना कोई मुश्किल बात ही नहीं है, आपने ऑटोमेशन के ऊपर आना है। बट द मेन पॉइंट अगेन माइंडसेट आपका इस तरह का होना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको एग्रीकल्चर की बात बताऊं, इत्तेफाक से कल ही जो है एक जमींदार थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई और हम अब जो है जितने भी जमींदार हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन प्लान कर रहे हैं AI का। क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है कि जी हमारा जो सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा है कि जी इतने एकड़ जमीन पे इतना ही पानी देना है, इस फसल को इतना पानी देना है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम AI के थ्रू ऐसे भी सिस्टम्स लगा सकते हैं कि जिसके थ्रू आपको ये तक पता चलेगा कि आपकी फसल को पानी की जरूरत है कि नहीं है, राइट। आपके बाग से आम चोरी हो रहे हैं या नहीं चोरी हो रहे। सो एवरीथिंग कैन बी डन बाय द AI। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आफ्ताब साहिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।